देवांश हिंदी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं जगराम मीना, हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर विनायक पीजी कॉलेज महुआ। देखिए, आज का जो वर्ण विषय है आपका, इससे पहले मैंने आपको रसों की वीडियो है, छंद की वीडियो है और अलंकार की वीडियो है, ये सारी मैं आपको डाल चुका हूँ। आज मैं जो टॉपिक ले रहा हूँ वो टॉपिक है आपका क्या है, जो रेगुलर बच्चे हैं बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के, वो समास हिंदी कंपलसरी का पार्ट है। तो थोड़ा सा जो रेगुलर बच्चे हैं जिनके एग्ज़ाम नज़दीक हैं वो थोड़ा सा उसको देख लें, समझ लें। बाकी आगे कंपटीशन भी करोगे तो भी सारी चीज़ें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और कंपटीशन करने वाले बच्चे सभी के लिए काम आते हैं। तो देखना कोई गुनाह नहीं है, सारे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो देखिए, बीए पार्ट फर्स्ट ईयर कंपलसरी का पार्ट है और जो क्या है आपके समास, क्योंकि आपकी जो कंपलसरी है, कंपलसरी में समास भी हैं, संधि भी हैं। तो एक एक पार्ट को मैं उठाऊंगा, तो एग्ज़ाम से पहले आप उनको देख लेना, क्योंकि आपसे समास भी पूछ सकता है, संधि भी पूछ सकता है, संज्ञा सर्वनाम भी पूछ सकता है। तो देखिए, समास जो शब्द है जिसका समास का तात्पर्य क्या दिया है, समास का तात्पर्य क्या दिया है, जो दिया है संक्षिप्तीकरण। तात्पर्य, समास का जो तात्पर्य दिया है वो संक्षिप्तीकरण दिया है। दूसरे शब्दों में अपन बोलते हैं जिसको आप क्या बोल सकते हो, संक्षिप्त शब्द। संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्त बात वही है। इसका मतलब है कि जो कोई बड़ा शब्द है उसका छोटा रूप, संक्षिप्त रूप में दिखाना है। समझ रहे हो आप? तो वो क्या है, जिसका क्या दिया है कि जिसका शाब्दिक अर्थ क्या दिया है, छोटा रूप। अरे सीधी बात है कि उसको संक्षिप्त कहो, उसको संक्षिप्तीकरण कहो, चाहे उसको छोटा रूप कहो। तो ये क्या है, समास का अर्थ लिया है कि जो बड़े शब्द हैं उन बड़े शब्दों को छोटे रूप में प्रस्तुत करके आपके सामने पेश करते हैं और उन छोटे शब्दों में वही अर्थ गंभीरता बराबर बनी रहती है। क्यों? क्योंकि उसका नाम समास है। अधिक से अधिक शब्दों के अर्थ को छोटे रूप में समाहित करना समास का काम है। तो देखिए, समास का तात्पर्य क्या है, संक्षिप्तीकरण बोलो, संक्षेप बोलो, या फिर जिसका शाब्दिक अर्थ अपन किससे लगाते हैं, छोटा रूप। किसका? शब्द का। तो आप देखिए कि इसके बाद अपन क्या बोलते हैं, परिभाषा बोलते हैं। तो परिभाषा में क्या दिया हुआ है, जहां दो या दो से अधिक शब्द, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नए शब्द का, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब एक नए शब्द क्या दिया है, नए
शब्द का क्या करते हैं? निर्माण। जिसका रूप छोटा हो, जिसका रूप छोटा हो, वह क्या कहलाता है? समास कहलाता है। अरे एक से अधिक, जिसमें दिया है कि दो या दो से अधिक शब्द जब मिलते हैं और मिलकर वो जिस शब्द का निर्माण करते हैं तो वो क्या शब्द बन जाएगा? नया। क्या दिया है? नया शब्द। अरे दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब एक नए शब्द का निर्माण करते हैं और उस शब्द का रूप कैसा हो? छोटा, तो वो क्या कहलाता है? समास। तो आप परिभाषा के तौर पर ये लिख सकते हो कि जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर, क्या दिया है? से मिलकर एक नए शब्द का निर्माण हो जिसका रूप छोटा हो, वो समास की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। अब देखिए, समास जिसमें दिया है, समास क्या है? समास एक ऐसी, क्या है? समास एक ऐसी क्रिया। समास एक ऐसी क्रिया है जिसमें क्या दिया है? जिसके द्वारा, क्या दिया है? जिसके द्वारा कम से कम शब्दों में, क्या दिया है? अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट कर सकते हैं। ये क्या दिया है? ये समास की क्रिया। समास एक ऐसी क्रिया है हिंदी में जिसका मतलब क्या दिया है कि जिसके द्वारा कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट कर सकते हैं, वो समास की क्रिया के अंतर्गत आता है। अब देखिए, अधिक से अधिक प्रकट किया जाता है, वो क्या कहलाती है? समास की क्रिया। अब जो दिया है कि समास कितने पद होते हैं, जिसमें क्या क्या है? समास में पद समास में पद कितने होते हैं? दो। जिसको क्या कहते हैं? एक को तो कहते हैं पूर्व पद और एक को क्या कहते हैं? उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद। समास में जो पद होते हैं, एक को पूर्व पद बोलते हैं, एक को उत्तर पद बोलते हैं। किसी समास में पूर्व पद प्रधान होता है, किसी समास में उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे पहला पद है अव्ययी भाव आपका, उसमें पूर्व पद प्रधान है। उसके बाद दूसरा तत्पुरुष समास है, उसमें आपका उत्तर पद प्रधान है। कर्मधारय है, उसमें उत्तर प्रधान है। द्वंद्व है, उसमें उत्तर पद प्रधान है। फिर द्विगु जो आता है, द्विगु समास, उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। और एक समास ऐसा है लास्ट का आपका, जिसका नाम बहुप्रिय है, उसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और उसमें एक नया तीसरा ही अर्थ की ओर संकेत करता है। तो उसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है। लेकिन जो चलते हैं कि समास में पद कितने हैं? दो। जिसको क्या दिया है? एक को पूर्व पद दिया है और दूसरे को उत्तर पद दिया है। और जब पूर्व पद उत्तर पद मिल जाते हैं तो फिर
इसको क्या कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये दिया है समस्त पद, समस्त पद बोलते हैं इसको। अब समस्त पद बोलो या फिर जिसको बोलते हैं अपन दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, सामासिक पद, सामासिक पद। बात वही है, समस्त पद है वो सामासिक पद है, लेकिन सामासिक पद समस्त पद एक ही है, जो किससे मिलके बनता है, पूर्व पद और उत्तर पद। क्योंकि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही पदों की क्या होती है, महत्ता होती है, किसमें, समास में। इसीलिए इन दोनों पदों से मिलकर सामासिक पद बनता है। अब देखिए, सामासिक पद जो होते हैं, जिसे अपन कहते हैं कि सामासिक पद, सामासिक पद। अब ये सामासिक पद है क्या है, सामासिक पद जो है वो सामासिक पद क्या है, कि जो दिया है कि समास के नियम, क्या दिया है, समास के नियमों से क्या दिया है, निर्मित, क्या दिया है, कि समास के नियमों से निर्मित शब्द क्या कहलाते हैं, सामासिक, सामासिक पद कहलाते हैं। तो क्या हो गया, अरे सामासिक पद कैसे बनते हैं, तो सीधी बात है कि सामासिक पद कैसे बनेंगे, जो समास के नियम जो बताता है, जो नियम समास का कहता है, उस समास के नियम के अनुसार बने हुए, या फिर शब्द आया है कि नियमों से निर्मित, अरे निर्मित का मतलब है बने हुए, कि जो समास का नियम है उसके अनुसार बने हुए जो शब्द है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, समास की प्रक्रिया में सामासिक पद बोलते हैं। अब सामासिक पद कोई भी नाम रख दो, जिसमें आपने मान लिया ये लिख दिया गंगाजल, क्या लिख दिया, रसोई घर, क्या लिख दिया, देवालय, अरे कोई भी शब्द, तो ये क्या हो गए, ये आपके सामासिक पद हो गए। अब ये सामासिक पद कैसे, क्योंकि ये समास के नियम के अनुसार बने हुए शब्द हैं, इसीलिए इन शब्दों को क्या कहा जाता है, जो समास के नियम के अनुसार बनते हैं वो सामासिक पद कहलाते हैं। अब देखिए आगे एक चीज क्या दी हुई है, सामासिक शब्दों के बीच के संबंधों को, सामासिक बीच के संबंधों को स्पष्ट करना क्या कहलाता है, समास विग्रह, समास विग्रह स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। इसको क्या दिया है, समास विग्रह। तो समास विग्रह क्या दिया है, समास विग्रह, अरे विग्रह का मतलब है कि जो पद है सामासिक पद, उस सामासिक पद को अलग अलग करने की एक प्रक्रिया है, अलग अलग करने की एक प्रक्रिया है, जिसको क्या कहते हैं, सामास विग्रह कहते हैं। तो जिसमें क्या किया है, सामासिक शब्द के बीच के संबंधों को, ये क्या दिया है, इसमें जो दिया है बीच के संबंध स्पष्ट करना। अब बीच के संबंध क्या है ये समझो आप। अरे बीच के संबंध वो होते हैं जिसमें तत्पुरुष समास है आपका, वो पूरा का पूरा किस पे चलता है,
कारक की विभक्तियों पर चलता है। समझ लो आप, कारक कितने हैं आपके? 8 प्रकार के हैं, जिसमें आपने दिया है कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलगाधिकरण संबंध है वो जो है। तो इनके बीच के जो कारक हैं उन कारकों के जो चिन्ह हैं तो वो क्या होते हैं? बीच के संबंधों को स्पष्ट करने वाले संकेत के रूप में आते हैं। तो बीच के संबंधों को स्पष्ट करना कि इस सामासिक पद में कौन सा क्या आया है, कौन सा शब्द आया है। जैसे मैं अभी आपको बताऊं, देखो जैसे आपने लिखा तो अभी मैं बता रहा था सामासिक पद, जैसे आपने लिख दिया कि रसोई घर, तो ये तो आपका सामासिक पद हो गया। ये क्या हो गया? आपका सामासिक पद हो गया। और सामासिक पद अभी मैंने क्या बताया था? सामासिक पद वो होता है जो समास के नियम के अनुसार निर्मित जो शब्द होते हैं वो सामासिक पद हैं। अब इसमें क्या किया है कि समास की जो विग्रह की प्रक्रिया है वो बीच के संबंधों को स्पष्ट करती है। अब आपने लिखा है रसोई घर, तो इसको आप जब विग्रह करोगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? रसोई के लिए घर। तो ये के लिए जो शब्द है ना, ये क्या है? ये बीच के संबंध को स्पष्ट कर रहा है। इसका मतलब किसके लिए घर चाहिए? रसोई के लिए। घर किसके लिए है? रसोई के लिए। अब ये संबंध स्पष्ट कर रहा है, तो ये क्या हो गया? ये तो आपका सामासिक पद हो गया और ये आपका क्या हो गया? समास विग्रह हो गया। ये संबंध क्या दिखाया है? ये क्या हो गया? सामासिक पद हो गया। ये क्या हो गया? समास विग्रह हो गया। अर्थात जो सामासिक पद है ना उसका स्पष्टीकरण करना समास विग्रह कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको ध्यान देना है कि समास जो है उसको कितने भागों में बांटा है? समास को कितने भागों में बांटा है? पहला जो है आपका वो क्या है? अव्ययी भाग। अव्ययी भाग। दूसरा आपका क्या है? दूसरा आपका है तत्पुरुष। और तीसरा आपका क्या है? कर्मधारय। और चौथा क्या है आपका? दिगु। और पांचवा आपका क्या है? द्वंद्व। और छठा क्या है? छठा आपका है बहुव्रीहि। ये समास कितने प्रकार के हैं आपके? 6 प्रकार। 6 प्रकार के हैं। तो ये 5 और ये 6। ये ध्यान रखना कि अव्ययी भाग पहला है, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु और द्वंद्व और बहुव्रीहि। ये आपके टोटल कितने हैं? टोटल आपके 6 समास हैं। अब पहला जो समास है आपका वो क्या है? अव्ययी भाव समास है। अव्ययी, अरे शब्द क्या आ रहा है आपके? अव्यय। ये सब अव्यय का मतलब जानते हो? अव्यय का मतलब होता है अविकारी। अव्यय का मतलब क्या होता है? अविकारी। विकारी, अरे विकारी शब्द वो होते हैं जिनके रूप में परिवर्तन हो जाता है, वो विकारी शब्द होते हैं, संज्ञा सर्वनाम। लेकिन ये जो है ये ए लगा हुआ है, अविकारी। ऐसे शब्द जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो सदा एक से रहते हैं
और एक जैसे ही वो चलते हैं उसमें प्रयोग होते रहते हैं, उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अव्ययी भाव के अंतर्गत आते हैं। तो अविकारी कौन है? जैसे दिया है कि आपके लिंग, वचन और क्या दिया है? पुरुष। लिंग, वचन, पुरुष, ये आपके क्या है? अव्यय, अविकारी शब्द है। अव्यय का मतलब क्या दिया है? प्लस व्यय। इसका मतलब व्यय मीन्स क्या होता है? जो खर्च नहीं करे। व्यय मीन्स क्या होता है? खर्च। और ए माने नहीं, ए माने नहीं, जो बिल्कुल भी खर्च नहीं करता है, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसे जो शब्द हैं वो अव्यय होते हैं, और अव्यय में से क्या आता है? दूसरे शब्द जो होते हैं अव्ययी, जो ये होता है अव्ययी, तो इसमें क्या है? अव्ययी भाव में पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है। पहला पद प्रधान होता है, समझ लो। और दूसरा क्या दिया है? दूसरा जो शब्द क्या हो? दूसरा शब्द क्या हो? अव्यय। दूसरा शब्द क्या हो? कि पहला पद प्रधान होता है और दूसरा शब्द अव्यय साथ में हो, तो वहां क्या होता है? अव्ययी भाव होता है। और दूसरी चीज इसमें क्या आती है? दूसरी चीज आती है कि जैसे संस्कृत के जो उपसर्ग हैं, जो संस्कृत के जो क्या है? उपसर्ग जैसे होते हैं, वो शब्द भी अव्ययी भाव के अंतर्गत ही आते हैं। तो देखिए इनमें जो दिया है कि जो शब्द हैं जिसमें क्या दिया है? अनु, क्या दिया है? प्रतिहार, भर, निर, भर, नी, निर, प्रति, यथा, तो ये जो शब्द होते हैं संस्कृत के जो उपसर्ग चलते हैं, तो उपसर्ग जैसे ही आते हैं ए, आ, अनु, भर, नी, निर, प्रति, यथा, तो ऐसे उपसर्ग जैसे झलक कहीं दिखाई देती है शब्दों में, तो क्या होता है? वहाँ अव्ययी भाव होता है। अब देखिए इसके बाद जो दिया है कि जिसमें अब शब्द क्या है आपके, और एक चीज और है इसमें, और इसी के साथ में एक चीज क्या दिखाई है कि जब क्या दिया है? शब्द की क्या हो? पुनरावृत्ति। क्या हो? पुनरावृत्ति हो। जैसे आपने लिखा है धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे लिख दिया, और क्या लिख दिया? घर घर लिख दिया, ठीक है, और क्या लिख दिया? पीछे पीछे, क्या दिया है? पीछे पीछे। तो ये जो शब्द होते हैं, अरे आपको ये जो डैश योजक चिन्ह है दोनों के बीच में, ये आपको किस में दिखाई देगा? ये आपको द्वंद्व में भी दिखाई देगा, लेकिन द्वंद्व में सेम शब्द नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ये चिन्ह तो आएगा लेकिन ये सेम शब्द नहीं होगा द्वंद्व में, क्योंकि द्वंद्व में क्या है कि एक अपोजिट जैसा, विलोम शब्द जैसा भाव उत्पन्न होता है, जबकि इसमें अपोजिट भाव का कहीं भी कोई संबंध दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ समान शब्दों की बार बार शब्द क्या आया है? जब शब्द की पुनरावृत्ति हो, तो धीरे धीरे, घर घर, पीछे पीछे, इस तरह के जो शब्द होते हैं ना, वो
इस अवयवी भाव के अंतर्गत आते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है, अवयवी भाव। अवयवी भाव का मतलब अव्यय। अव्यय शब्द कैसे होते हैं, जो बिल्कुल खर्च नहीं होते हैं। क्या दिया है, जिनके विकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अव्यय। अव्यय का मतलब जो अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी का मतलब होता है कि जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिनमें क्या आते हैं, लिंग वचन पुरुष आते हैं। और अव्यय का अर्थ मैंने दिया है, वह माने खर्च, है माने नहीं, कि जो बिल्कुल भी अपना खर्चा नहीं करता है, वो अव्ययी शब्द हैं। और उनके अलावा फिर जिसमें पहला पद प्रधान हो, दूसरा शब्द अव्यय का भाव प्रकट करता हो, और संस्कृत के जो उपसर्ग हैं जिसमें दिया है आ, ए, आम, भरनी, निर, प्रति, यथा, ऐसे शब्द जब आते हैं किसमें, शब्द के प्रारंभ में, तो फिर वहाँ आपको क्या है कि अव्ययी समास समझना है। तो देखिए, अब आप कुछ शब्द दिए हैं तो उनको थोड़ा सा लिखता हूं मैं। तो देखिए, अब देखिए अव्ययी भाव के अंतर्गत जैसे आपने लिख दिया यथा शक्ति, ठीक है।